चलो, तो तब तक अपन आगे का शुरू करते हैं। दैट सेज कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, हम यहाँ तक पहुँच गए थे एंड इसका निकालना था। बताओ, किसी ने कष्ट किया है इसको सॉल्व करने का? बोलो। सर 2 पाई अंडर रूट m/4 के। m/4 के। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि बाबा इसका क्या होगा। तो देखो, जब मैंने टाइम पीरियड शुरू किया था तब मैंने देखा था कि यार टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मेन पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देता हूँ x। तो लेट्स से दिस इज़ मीन पोजीशन है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी जहाँ डिस्प्लेस होना था वो हो चुका है। ये इसको नीचे आना था वो आ चुका है, मतलब ये ऑब्वियसली मास है तो नीचे की तरफ जाएगा। स्प्रिंग है तो वो एक्सटेंड होगा, तो वो जितना होना था वो हो चुका है ना। मान लेते हैं कि वो अपनी नेचुरल लेंथ से ये नीचे जो आ चुका है, ये एक्स नॉट आ चुका है। मैंने कह दिया ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन अगर ये एक्स नॉट आया तो ज़रूर कोई बता सकता है कि बाबा स्प्रिंग कितना खींचा होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना रहा होगा? 2x0। 2x0 रहेगा। क्यों? क्योंकि बाबा टू एक्स नॉट यहाँ पर ये ब्लॉक अगर x0 आगे गया, दैट मीन्स कि यहाँ पर पुली का जो नीचे मूवमेंट होगा दैट वुड बी x0। पुली अगर x0 गई तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से ये x0 इधर एक्सटेंड करवा देगा और ये राइट हैंड साइड से ये x0 करवा देगा, यानी कि टोटल लेंथ में जो चेंज हुआ है दैट इज़ 2x0। इसका मतलब स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन रहा होगा दैट इज़ 2x0, यानी कि ब्लॉक मीन पोजीशन तक पहुंचने के लिए जब x0 चला तो स्प्रिंग में 2x0 का एक्सटेंशन ऑलरेडी आ चुका है। तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन रहेगा वो 2x0 रहेगा। तो इसका मतलब स्प्रिंग में जो टेंशन जनरेट हुआ है या फोर्स जनरेट हुआ है वो कितना हो चुका है? वो है k इंटू 2x0। 2x0। तो इसका मतलब यहाँ से जो टेंशन हुआ और यहाँ से जो टेंशन हुआ वो ऊपर की तरफ कितना आ चुका है? k इंटू 2x0, k इंटू 2x0, यानी कि k इंटू 4x0। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा टेंशन का वो कितना होगा? बोलो। k x0। वो हो जाएगा 4k x0। 4k x0। तो मैं लिखता हूँ मीन पोजीशन है तो नेट फोर्सेस जीरो रहने चाहिए, तो 4k x0 बराबर रह जाएगा mg। तो ये इक्वेशन तो सबसे पहले जब मीन पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ आती है जब हम निकालते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं? बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवा दिया। लेट अस से मीन पोजीशन से मैंने यहाँ पर ये x डिस्प्लेस करवा दिया, ठीक है। अगर ये x डिस्प्लेस किया और अब हम देखते हैं इस पर फोर्सेस क्या लगेंगे। तो अगर ये x डिस्प्लेस हो चुका है तो नेट फोर्स अगर लिखा जाए, फोर्स नेट, तो यहाँ पर इस बॉडी पर जो फोर्स लगने वाला है, एक तो रस्सी का फोर्स लगेगा और एक mg लगेगा। रस्सी का टेंशन फोर्स है वो लगेगा ऊपर की तरफ और mg लगेगा नीचे की तरफ। तो टेंशन फोर्स अगर लिखें तो क्या लिखा जाएगा? मैं लिखता हूँ, अगर एक्सटेंशन देखा जाए ये टोटल कितना हो चुका है? x नॉट तो पहले था ही, x और आ चुका है, यानी कि टोटल x प्लस एक्स नॉट हुआ। तो बताओ यहाँ पर हाँ, स्प्रिंग के अंदर में टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? 4k x0 नहीं प्लस नहीं नहीं, रुक एक्स। तो जा, मैंने कुछ और पूछा है। अगर ब्लॉक टोटल नीचे चला है x प्लस एक्स नॉट तो स्प्रिंग के अंदर में एक्सटेंशन कितना होगा? 2x। टू टू एक्स एक्स प्लस प्लस एक्स टू नॉट एक्स नॉट 2 into x plus x0। हाँ, 2 इंटू x प्लस एक्स नॉट। इसका मतलब यहाँ जो अब फोर्स जनरेट होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू के। इतना फोर्स जनरेट हुआ है स्प्रिंग के अंदर में। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स आ चुका है, हाँ तो सर। यहाँ पर m मास पर लगने वाला जो टेंशन फोर्स होगा वो बताइए क्या लिखा जाएगा इस बार? k इंटू। k इंटू, कितना लगेगा इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ रस्सी का फोर्स?
k into 4 times x plus x naught. 4 टाइम्स एक्स प्लस एक्स नॉट, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो ये है टोटल रस्सी का फोर्स, माइनस लग चुका है इस पर mg। फिर से देखते हैं ये कैसे आया। बाबा देखो ये वाला ब्लॉक अगर एक्स नॉट चला, ये वाला ब्लॉक अगर एक्स नॉट चला तो आई कैन से कि यहाँ जो रस्सी खुलेगी वो एक्स नॉट और एक्स नॉट हो जाएगी, यानी कि स्प्रिंग में जो खिंचाव आएगा, एक्सटेंशन आएगा, वो हो जाएगा 2x नॉट। और अगर ब्लॉक एक्स नॉट की जगह इस बार चला है x प्लस एक्स नॉट, इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सटेंशन आएगा वो होगा x प्लस एक्स नॉट और ये आ जाएगा x प्लस एक्स नॉट। और ये जो एक्सटेंशन यहाँ आया है वो आया कहाँ से होगा, स्प्रिंग से होगा। तो इसका मतलब इधर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x प्लस एक्स नॉट इंटू के। तो स्प्रिंग फोर्स आ गया, तो यहाँ पर भी वही फोर्स, यहाँ पर भी वही फोर्स, तो यहाँ पर डबल फोर्स हो चुका है। और उसके हिसाब से देखा तो इतना फोर्स बन चुका है ब्लॉक पर लगने वाला। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से देखना ये आ चुका है 4kx प्लस 4kx नॉट माइनस mg। हमें पता है 4kx नॉट बराबर mg है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट, तो ये आ चुका है 4kx। और दिस इज नेट फोर्स। नेट फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। 4kx, तो एक्सेलरेशन अगर वेक्टर वेक्टर लिखें तो ये आ जाएगा माइनस 4k बाय m इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भले ही हमने नीचे लिया है लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ आ चुका है, ऊपर। तो एक्सेलरेशन इतना आ गया, मुझे एस एच एम का पता है, एस एच एम के लिए ये आ गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो टाइम पीरियड जो लिखा जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि रूट ओवर 4k अपॉन m, एंड दिस इज 2 पाई रूट ओवर m अपॉन 4k, या पाई रूट ओवर m बाई k। इतना आ चुका है। देखो कोई डाउट? नो सर। तो दिस वुड बी द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक। तो नोट कर लिया, आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज टाइम पीरियड। क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, मीन पोजीशन पर इसको निकाल लो, फिर मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर लो। बताओ कितना आता है ओमेगा? 4 पाई रूट m बाई के। 4 ओमेगा की वैल्यू, मतलब ये टाइम पीरियड की वैल्यू बता रहे हो ना? हाँ हाँ। तो ये आ गया 2 पाई इंटू, हाँ सही है। तो चलो बाबा शुरू करते हैं। देखना, अभी देखो कि ये मैंने मान लिया कि अभी इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, मीन पोजीशन पर आ चुका है। तो इसका मतलब ये पहले यहाँ पर कहीं रहा होगा और ये नीचे खिंचा होगा, मान लेते हैं एक्स नॉट। ये अगर एक्स नॉट गया तो बताइए स्प्रिंग के अंदर में एक्सटेंशन कितना रहा होगा? x नॉट बाई 2। एक्स नॉट बाई 2। बिकॉज अगर ये एक्स नॉट चला, मैं देखता हूँ कि बाबा पुली को मान लेते हैं कुछ x1 चलना पड़ा, तो जब पुली नीचे x1 चली तो यहाँ से रस्सी x1 और यहाँ से रस्सी x1 फ्री हो गई, और ये रस्सी x1 इसको एक्सटेंड करने के काम आ गई। इसका मतलब मैं लिख लेता हूँ कि बाबा ये x1 और ये x1, तो आई कैन से टोटल जो फ्री हुई है रस्सी वो है 2x1, और वो मिलना चाहिए किसको? ब्लॉक को। ब्लॉक को कितना मिला? x नॉट।
तो यहाँ से आ चुका है x1 बराबर x0 अपॉन 2। तो दिस वुड बी क्या रे, दिस वुड बी दी एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग आ गया, तो अभी तो मीन पोजीशन पर लेके आए हैं हम। फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्दर डिस्प्लेस कर देते हैं। मीन पोजीशन से x और निकाल लिया, तो मीन पोजीशन से फर्दर मैंने x और नीचे ले गया, तो टोटल यहाँ एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x0 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। x/2। तो अभी इस सिचुएशन में लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, वो लिखा जाएगा एफ नेट ऑन द ब्लॉक, वो हो जाएगा टेंशन माइनस mg। तो बताइए रस्सी का टेंशन कैसे लिखा जाए। क्या मुझे स्प्रिंग के लिए एक्सटेंशन मालूम है? हाँ सर, हाँ। कितना है वो, x0 प्लस x बाई plus 2। x तो स्प्रिंग by का 2 फोर्स कितना हो जाएगा, k टाइम्स into x0 plus x0 x प्लस by 2। x बाई 2। क्या टेंशन जो फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा क्या? नहीं, नहीं, क्या होगा उसका, आधा। आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ना, पुली के ऊपर लगा लो कि स्प्रिंग का फोर्स लगा है k x0 प्लस x बाई 2, नीचे की तरफ ये टेंशन, नीचे की तरफ यहाँ टेंशन, तो 2t बराबर दिस, तो टेंशन की वैल्यू आ चुकी है। तो नेट फोर्स में कितना बन गया, इतना बन गया। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी k x0 बाई 4 प्लस के एक्स बाई 4 माइनस mg। एंड अब क्या करें बोलो, x की वैल्यू यहाँ से k x0 बाई 4 और mg एक दूसरे से खल्लास हो जाएंगे, देख सकते हो। बताओ कि खुद से कर लेंगे, कर लें। ठीक है। तो नेट फोर्स हमारे पास में बन चुका है इतना, तो नेट फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से आया m इंटू ए इज इक्व टू माइनस के एक्स बाई 4। सर ये माइनस कैसे आ गया, कोई बताएगा? रिस्टोरिंग है। हाँ, क्योंकि बाबा हम देखते हैं कि मीन पोजीशन से ये नीचे की तरफ गया और एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो दोनों वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो ये ऑपोजिट है, इसलिए माइनस आ चुका है। एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के बाई 4m इंटू एक्स। इसका मतलब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k अपॉन 4m, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर k अपॉन 4m। ओमेगा इतना आ गया, तो यहाँ से टाइम पीरियड जो लिखा जाएगा वो होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई रूट ओवर k अपॉन 4m, एंड दैट वुड बी 2 पाई रूट ओवर 4m अपॉन k, यानी कि 4 पाई रूट ओवर m अपॉन k, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। डन? हाँ सर। ओके, चलो बाबा, तो नोट कर लिया ना, नीचे आगे बढ़े। एक मिनट। ये लो, चले आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, तो देखो यार, ये दोनों सवाल जो हमने किए, ये वाला भी किया, इससे पहले ये वाला भी किया, इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये mg mg, मतलब जब नेट फोर्स निकालोगे ना, नेट फोर्स निकालोगे तो ये mg वगैरह मीन पोजीशन के स्प्रिंग एक्सटेंशन से ख़त्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम जो मीन पोजीशन मान लेंगे और उससे डिस्प्लेस करवा दिया, और हमारे पास में वो x का जो कॉफिशिएंट आएगा वही इफेक्टिवली बन जाएगा हमारा ओमेगा निकालने में हेल्पफुल। मतलब क्या हो रहा है, मैं फिर से कहता हूँ कि यार ये जो x0 है, यानी कि मीन पोजीशन निकालना, और ये mg निकालना, वो तो अल्टीमेटली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए तो मैं क्या करूँगा ना यार, आगे से हम चाहते हैं कि कम टाइम में सारे क्वेश्चंस हो जाएं। तो इसके लिए आगे से हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इफेक्टिवली ये जो बन चुका है कि भैया ये x0 वाली चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बारे में लिखने की काम ख़त्म ही कर देंगे। आगे से ना तो मैं x0 लिखने की कोशिश करूँगा, ना तो मैं mg लिखने की कोशिश करूँगा। मैं तो बस ये देखने की कोशिश करूँगा कि यार ये जो x का कॉफिशिएंट जो है वो कितना आ रहा है।
है ना, x का कोफिशिएंट जो है वो कितना आ रहा है, और x का कोफिशिएंट अगर आ गया तो यहाँ से देखो 4k/m एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और उससे टाइम पीरियड आ जाएगा। सिमिलरली इस सवाल में भी देखो कि यार ये x0 वाली चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी एक दूसरे से, x0 और mg वाली। इसका मतलब अगली जो इक्वेशंस हैं उसमें मैं ये लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि टाइम बचाना है। सर क्या हमें अगर एक्चुअली सॉल्व करना है तो लिखना चाहिए क्या? बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो यही चीज़ सही है कि बिल्कुल हमने मीन पोजीशन तक लिखा और उसको कैंसिल आउट कर दिया। बट अगले जो हमारे सवाल होंगे वो तो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। क्या हमारे को ऐसा स्टेप मार्किंग मिलने वाली है क्या? बोलो। नहीं सर, नहीं मिलेगी। हमें तो ऑब्जेक्टिव करने हैं, वहाँ पर इंटीजर फिल करने हैं, तो वहाँ पर तो आंसर तक पहुँचना है जल्दी से जल्दी। उसमें स्टेप मार्किंग का तो कोई काम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा ना, ये जो कांस्टेंट ये जो चीज़ें हैं जो हमारी स्टेप्स बढ़ा रही हैं उसको मैं दिमाग में ही सॉल्व कर लूँगा या लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो अगले सवाल में हम सिंपली x के बारे में बॉदर करेंगे। x0 तो ठीक है आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग कांस्टेंट k1 यहाँ पर है k2, पूछा है इसका मास अगर m है तो टाइम पीरियड। बताओ कितना आता हुआ लग रहा है? मैंने मान लिया ये ब्लॉक x चला गया, है ना। ऑलवेज ब्लॉक को x डिस्प्लेस कीजिएगा। तो ब्लॉक अगर खींचा तो यहाँ पर दो स्प्रिंग है, तो दोनों में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आएगा, है ना। दोनों में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि भैया इसमें एक्सटेंशन मैंने मान लिया, इस स्प्रिंग में मान लिया x2 और इस स्प्रिंग में मैंने मान लिया x1। तो ज़रा बताइए इनमें आपस में संबंध क्या होगा? x1 x2 और x में क्या संबंध होगा? x2 equal to x1 by 2, x2 plus x1 by 2 equal to x। करेक्ट। देखो ब्लॉक टोटल नीचे कितना गया? वो x गया है। तो इसमें से x2 तो इसको कहाँ से मिला? यहाँ स्प्रिंग से मिल चुका है, यानी कि टोटल x में से x2 तो यहाँ आ गया। और मैं देखता हूँ कि ये स्प्रिंग भी एक्सटेंड हुई है, कितनी? x1। तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन x1 है। तो ज़रा बताइए कि इस पुली को कितने नीचे जाने का रास्ता मिला है? x1/2। तो पुली नीचे आ चुकी है x1/2, ये वाली स्प्रिंग x2 नीचे आ चुकी है। तो टोटल नीचे मूवमेंट करने के लिए ब्लॉक को जो जगह मिली है वो मिली है x1/2 प्लस x2, और उसे हमने कह दिया है टोटल x, है ना। उसे हमने टोटल कह दिया है x। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात मैं लिखता हूं कि स्प्रिंग यहां पर x1 अगर एक्सटेंड हुई तो यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स रहेगा वो कितना हो जाएगा? k1 इंटू x1। यहां पर भी फोर्स कितना आ जाएगा? k1 इंटू x1। और यहां जो फोर्स आ जाएगा ये जो नीचे वाली स्प्रिंग का, वो हो जाएगा k2 इंटू x2। तो बताइए इन तीनों में आपस में संबंध क्या होगा?
बोलो। अरे भैया, यहाँ का फोर्स कितना हुआ स्प्रिंग का? K1 X1 तो यहाँ पर कितना आएगा? K1 X1 यहाँ पर कितना आएगा? K2 X2 तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये K2 X2 और K1 X1 में क्या रिलेशनशिप है? K2 X2 2 K1 X1। मैं लिख सकता हूँ ये रहा पुली, पुली पर ऊपर की तरफ लगा K1 X1, यहाँ पर लगा है K1 X1 और ये नीचे की तरफ लगा है K2 X2। तो लिखा जाएगा K1 X1 का ट्वाइस इज इक्वल्स टू K2 X2। ठीक है, तो अभी मेरे पास आ चुके हैं X1 और X2 के रिलेशनशिप बन चुके हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, रुको मैं लिख लेता हूँ X1 इज इक्वल्स टू K2 अपॉन 2 टाइम्स K1 इंटू X2। तो इसको यहाँ यूज़ किया तो कितना बन जाएगा? X1 बना K2 अपॉन 2 टाइम्स K1 X2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस X2 इज इक्वल्स टू X एंड ये आ चुका है K2 X2 अपॉन 4K1। ठीक है, प्लस क्या लिखूं रे, 4K1 X2 इज इक्वल्स टू X आ चुका है। X तो अब आगे क्या करें? अपने को तो इफेक्टिव K निकालना है, आगे क्या करें? एक और रिलेशनशिप मालूम तो है बाबा, ये ब्लॉक, equals to 2 ये जो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे कि बाबा इसकी जो नेट MA लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? K2 इंटू X2 लिखा जाएगा। समझ रहे हो क्या? कैसे? ये इस ब्लॉक को अगर मैं देखता हूँ तो इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा है K2 इंटू X2, नीचे mg लगा है, लेकिन mg को तो हटा देंगे, वो x0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली K2 X2 आ जाएगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक पर अगर देखता हूं तो मुझे K2 इंटू X2 और X2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ X चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से देखो X2 आ गया, यहाँ से देखो X2 आ गया, तो ये आ चुका है K2 प्लस 4K1 इंटू X2 अपॉन 4K1 इज इक्वल्स टू X। दैट मीन्स X2 इज इक्वल्स टू 4K1 अपॉन K2 प्लस 4K1 इंटू X, इतना आ चुका है। एंड इसे यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करें तो मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इज K2 और X की वैल्यू, सॉरी X2 की वैल्यू 4K1 इंटू X अपॉन K2 प्लस 4K1 एंड एक्सलरेशन वेक्टर में लिखें तो माइनस के साथ में 4K1 K2 अपॉन 4K1 प्लस K2 इंटू X वेक्टर आ चुका है। सवाल खत्म हो चुका है, डिवाइडेड बाय मास एंड एक्सलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर X। तो ओमेगा स्क्वायर इज कितना रे बाबा? 4K1 K2 अपॉन m तो नीचे है ही, साथ में 4K1 प्लस K2, ओमेगा स्क्वायर आ गया तो टाइम पीरियड भी आ गया, दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। इस सवाल को मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, दो स्प्रिंग है, दोनों में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा अगर ब्लॉक नीचे मूव करता है तो लेट अस सपोज ब्लॉक नीचे चला है X, ब्लॉक अगर X चला है तो मैंने मान लिया कि इस स्प्रिंग में X2 हुआ है एक्सटेंशन और यहाँ पर हुआ है एक्सटेंशन X1। तो ब्लॉक को अगर टोटल X चलने की जगह मिली तो इन दोनों स्प्रिंग ने दी होगी। मैंने देखा स्प्रिंग अगर X1 एक्सटेंड होती है तो पुली का मूवमेंट कितना हुआ? X1/2, और यहाँ पर कितना हो चुका है? यह है X2। इसका मतलब टोटल जो नीचे ब्लॉक को चलने की जगह मिली है वो है X1/2 प्लस X2 एंड उसे हमने X कहा है। ये तो हुई फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि बाबा यहाँ पर इस पुली के फोर्स इक्वेशन देखी जाए तो 2K1 X1 बराबर K2 X2। तो इस रिलेशनशिप की मदद से मैंने X1 और X2 का रिलेशनशिप निकाला और अल्टीमेटली X2 इन टर्म्स ऑफ X निकाल लिया।
सर ऐसा क्यों किया? बिकॉज मुझे पता है इस m मास को अगर FBD ड्रॉ किया जाए तो ऊपर की तरफ आ चुका है K2X2 और नीचे की तरफ mg है। mg इस बार नहीं बना रहे हैं, क्या बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। हम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमारा जो सवाल है उसमें इंटीजर लिखना है, सीधा आंसर लिखना है ना, ऑब्जेक्टिव होंगे, सीधा हमें आंसर लिखना है, हमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। तो हमारे पास में ये जो mg है वो x0 के साथ में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा उसको लिखने का टेंशन ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बना ma बराबर K2 इंटू x2 आ चुका है। एंड किसी को डाउट है क्या सर mg क्यों नहीं लिखा नेट फोर्स में? नहीं सर, नहीं ठीक सर। है, तो यहाँ से मेरे पास जो एक्सेलरेशन बन चुका है उसकी वैल्यू x2 की वैल्यू इधर से सब्स्टिट्यूट कर दो, ये रहा x2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास इफेक्टिवली ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ओमेगा स्क्वायर आ गया तो अपना SHM भी टाइम पीरियड आ गया। मतलब टाइम पीरियड भी बन चुका है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलो इस सवाल में। नो सर। ओके, चलो अब अगला सवाल। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? यही बाबा शॉर्टकट है, मतलब के इक्विवेलेंट से। के इक्विवेलेंट चाहता है कि बाबा ये स्प्रिंग वाला, मतलब इसको फिर पिछला वाला चाहिए, मतलब ये मुझे लगता है सही है। ज़्यादा शॉर्टकट मुझे तो ज़्यादा इफेक्टिव लग नहीं रहा। कोई और है तो तुम्हारे बताओ जो तुमने पढ़ रखा हो। नहीं नहीं बोलो। नहीं सर। नहीं, तो चलो अब अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि मैंने कर देना है, ये रहा। K1 एंड K2, तो टाइम पीरियड पूछा है। कितना आ रहा है? ब्लॉक को x नीचे मान लो, ब्लॉक को नीचे x चलता हुआ मान लो। ब्लॉक अगर x चला, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक x2 मान लो और यहाँ मान लीजिए x1। इनका संबंध क्या होगा? x2 इक्वल टू 2 x1 इक्वल टू x2 by 2। x1 इक्वल टू 2x। x1 इक्वल टू 2x 2 2x2। x1 अरे plus x एक by मिनट एक मिनट, शायद आप ये गलत चीजें समझ रहे हो, कुछ गड़बड़ समझ रहे हो। देखो फिर से मैं बताता हूँ। x1 plus हाँ हाँ हाँ, बोल, वापस बोल। x1 इक्वल टू 2x2 नहीं रे बाड़ा, सर x इक्वल टू 2x1 plus x2। 2x1 प्लस x2, ये सही है। देखो कैसे हुआ
कि अगर ये स्प्रिंग x1 चली तो पुली भी नीचे x1 चलेगी। पुली अगर नीचे x1 चली तो यहाँ ये x1 और यहाँ ये x1, तो टोटल यहाँ पर जो रस्सी फ्री होगी दैट इज 2x1। तो इसका मतलब ब्लॉक को नीचे चलने की जगह कितनी मिली, 2x1 मिली। साथ ही साथ ये वाली स्प्रिंग भी थोड़ी खिंच गई है। कितनी खिंची, x2 खिंच गई है। तो इसका मतलब ब्लॉक को कितनी और जगह मिली चलने की, x2 मिल चुकी है। तो टोटल जो ये चलना चाहिए वो होना चाहिए 2x1 प्लस x2, और इसको हमने चलता हुआ दिखाया कितना, x चलता हुआ दिखाया है। इसका मतलब x जो बनना चाहिए दैट इज 2x1 प्लस x2। ठीक है। दूसरा है फोर्स का रिलेशनशिप। बताओ k1 x1 और k2 x2 में क्या संबंध होगा। डबल हो जाएगा। K1 x2 2K2 x2 K2 x2 2K2 x2 by 2। तो ये आ चुका है k1 x1 ऊपर की तरफ, इसका एफबीडी बना लो। ऊपर की तरफ है k1 x1, नीचे है k2 x2 और यहाँ पर है k2 x2। तो 2k2 x2 है नीचे की तरफ, k1 x1 है ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स इक्वेशन यहाँ बन चुकी है। ठीक है। और अब मैं लिखता हूँ नेट फोर्स की इक्वेशन। तो मेरे पास एफ नेट अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखें, बोलो। ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, ऊपर K2 x2 ऊपर की तरफ k2 इंटू x2। K2 x2। तो बाकी mg होगा लेकिन वो नेट फोर्स में खत्म हो जाएगा। तो अभी मेरे पास एक काम करो, यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस की मदद से x2 की वैल्यू निकालो और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो कैसे आता है। इससे बना x1 बराबर 2k2 अपॉन k1 इंटू x2। x1 इतना आया तो x कितना आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x1 यानी कि 2k2 अपॉन k1 x2 प्लस x2। तो x इज कमिंग आउट टू बी 4k2 अपॉन k1 x2 प्लस k1 x2। तो यहाँ से x2 इज कमिंग आउट टू बी k1 अपॉन 4k2 प्लस k1 इंटू x। सही बना, k1 4k2, हाँ ये सही बन गया। तो इससे मेरे पास बन चुका है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू k2 अपॉन k1 इंटू x अपॉन 4k2 प्लस k1। तो मास इंटू एक्सलेशन इज k2 k1 अपॉन कितना बना 4k2 प्लस k1। तो यहाँ से एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू x भी आएगा यहाँ पर, है ना। तो एक्सलेशन इज इक्वल्स टू k2 k1 अपॉन m 4k2 प्लस k1 इंटू x, एंड ये ओमेगा स्क्वायर आ गया k2 इंटू k1 अपॉन m 4k2 प्लस k1, ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो टाइम पीरियड आ गया। ठीक है। तो सर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं, यहाँ से नहीं निकाल सकते क्या? क्या एफ नेट इक्वल्स टू k2 इंटू x2, तो ओमेगा आ जाएगा k2 बाय m। ओमेगा इज इक्वल्स टू k2 बाय m। इतना कर ही क्यों रहे हैं लंबा सारा, है ना। ओमेगा इज इक्वल्स टू k2 बाय m आ गया। तो ये सही तो आ गया सर, इसमें क्या दिक्कत है? तो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट, हाँ ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट x के साथ चाहिए था ना। बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा जो भी हमें चाहिए ना यहाँ पर सब कुछ x के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि एफ नेट इज इक्वल्स टू हम देखेंगे k इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये ब्लॉक कितना चला है मीन पोजीशन से, x चला है। ब्लॉक थोड़े ना x2 चला है, ब्लॉक तो x चला है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये दिक्कत क्या है कि ये x2 है। अगर यहाँ पर किसी तरीके से हम ये x निकाल पाए तो हम k इफेक्टिव या ओमेगा निकाल सकते हैं। तो इसलिए देखो कि हम कोशिश कर रहे हैं x से, मतलब यहाँ पर सब कुछ x की टर्म्स में आ जाए ताकि ब्लॉक का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। तो अगला सवाल, आगे बढ़े। हाँ
हाँ सर नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन सर दैट सेज कि यहाँ पर ये रहा स्प्रिंग, m मास का ब्लॉक है, दो स्प्रिंग लगे हुए हैं K1 और ये लगा है K2। तो अब हम देखना चाहते हैं कि भैया इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ब्लॉक को x चलता हुआ मान लो, फिर अगला क्या माने, K1 का डिस्प्लेसमेंट K1 का मान लेते हैं ये है x1 और K2 वाले का मान लेते हैं x2। तो K1 का डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया, ये मतलब एक्सटेंशन हुआ है वो है x1, इसका मान लेते हैं x2 और ये ब्लॉक चला है x। बताओ क्या संबंध होगा इसमें। क्या रिलेशनशिप होगा इन तीनों में, x x1 x2। हम्म x1 by 2 प्लस x1 x2 ऐसा कुछ। 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x। चलिए सोचते हैं। तो देखो अब सबसे पहले तो मैंने देखा कि ब्लॉक अगर x चला, इसका मतलब ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ x चला है। तो बताओ ये जो पुली है उसका कितना नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, x होगा। इसका नहीं, पुली का इधर x हुआ तो इसका मतलब यहाँ से ये रस्सी को एक्सटेंड करेगा, कितना x एक्सटेंड करेगा, यहाँ से भी ये कितना एक्सटेंड करेगा, x एक्सटेंड करेगा। तो ये x एक्सटेंशन इधर एक एक्सटेंशन, और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर भी ये ब्लॉक से जुड़ा हुआ है तो ये भी x खींचेगा। तो टोटल यहाँ पर ये x इधर एक्सटेंड हो जाएगा। तो टोटल रस्सी का एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो कितना हो गया, x x और x, यानी कि टोटल एक्सटेंशन इन द रस्सी इज 3x। यहाँ देखता हूँ कि एक्सटेंशन आया कहाँ से होगा, वो होगा स्प्रिंग से आया होगा। तो स्प्रिंग ने यहाँ पर कितना दिया, x1 दिया, स्प्रिंग ने यहाँ पर कितना दिया, दैट इज x2। तो इसका मतलब ये आ चुका है x1 प्लस x2। तो आई कैन से जो टोटल ये x का रिलेशनशिप आ गया दैट इज x, मतलब ये आ गया 3x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। वंस अगेन बताइए x1 और x2 में आपस में क्या संबंध होगा। 2x1 इक्वल टू x2। 2x1 इज इक्वल टू x2। नो, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ये एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं K1 x1 उस रस्सी में जनरेट होने वाला टेंशन और K2 x2 भी उसी रस्सी में जनरेट होने वाला टेंशन है। तो K1 x1 बराबर K2 x2। एंड अगर मैं बॉडी के लिए फोर्स इक्वेशन लिखता हूं तो क्या लिखा जाएगा, यहां पर देखना, इस पॉइंट पर एक टेंशन होगा, इस पॉइंट पर एक टेंशन होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हुआ रे,
इधर मान लो ये k1x1 हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स k1x1। समझ रहे हो क्या टेंशन की वैल्यू? yes sir. और यहाँ का k2x2 हुआ, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा k2 इंटू x2। तो इस बॉडी पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो है 2 टाइम्स k1x1 और यहाँ से आ गया k2 इंटू x2। तो सिंपली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो नेट फोर्स लिखा जाएगा वो होगा 2 टाइम्स k1x1 2 टाइम्स k1x1 प्लस k2 इंटू x2। एंड मुझे मालूम है कि बाबा k1x1 बराबर k2x2 है, तो अल्टीमेटली ये काम कर लेते हैं ना कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स k2x2 प्लस k2x2। तो ये आ चुका है 3 टाइम्स k2x2, 3 टाइम्स k2x2 आ गया। और ऑल्सो मुझे पता है x1 बराबर k2 बाई k1 इंटू x2। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कितना आ चुका है 3x इज इक्वल्स टू x1 यानी कि k2 अपॉन k1 इंटू x2 प्लस x2। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी k2 प्लस k1 अपॉन k1 इंटू x2, ये है 3x। तो दैट x2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स k1 अपॉन k2 प्लस k1 इंटू x1 या x, सॉरी समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? तो नेट फोर्स ये आ गया 3 टाइम्स k2 और x2 इज इक्वल्स टू 3k1 अपॉन k2 प्लस k1 इंटू x। हाँ भाई अब हो गया सवाल, सॉरी। देखो अपने पास रिलेशनशिप जो है, जो मुद्दे की बात है, एक तो ये रही, दूसरी ये रही, ठीक है, और तीसरी ये रही। अब इधर से उधर सब्स्टिट्यूट किया है मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 9 टाइम्स k1 k2 अपॉन k2 प्लस k1 इंटू x, दैट इज f नेट। तो यहाँ से जो एक्सलरेशन बनेगा दैट इज़ 9 टाइम्स k1 k2 अपॉन m, और ये आ चुका है k1 प्लस k2 इंटू x। तो ये आ चुका है ओमेगा स्क्वायर। तो फिर से बताऊं कि समझ में आ गया? बता समझा सर। देखो इसको यहाँ पर देखो क्या है, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ एक बार बता कि ये एक स्प्रिंग था, इधर एक स्प्रिंग है, दिस इज पुली, फिर ये रहा पुली एंड दिस इज अनदर स्प्रिंग, और यहाँ पर हमने ब्लॉक कुछ लगा दिया। तो आई कैन से कि बाबा अगर ब्लॉक नीचे की तरफ x चला है तो इस स्प्रिंग को मैंने क्या लिखा था, दिस इज k1। तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन इसका x1 ले लिया, ये मैंने एक्सटेंशन x2 ले लिया। तो मैं देखता हूँ कि ब्लॉक अगर x चला होगा तो वो किसकी मदद से चला होगा, स्प्रिंग एक्सटेंड हुई होंगी तभी जाके ब्लॉक चला होगा। तो मैंने देखा ब्लॉक अगर चला है x तो ये वाला पॉइंट भी क्या चलेगा, नीचे की तरफ x चलेगा। ये पॉइंट अगर x चला तो बताओ ये वाला पॉइंट कितना चलेगा, x नीचे की तरफ। ये अगर x नीचे की तरफ, इसका मतलब यहाँ पर एक्सटेंशन x हो चुका होगा और यहाँ पर एक्सटेंशन x हो चुका होगा। फिर इसी के साथ में मैं देखता हूं यहाँ पर ये पॉइंट का मूवमेंट किधर होगा, कौन सा? इस पॉइंट का मूवमेंट कितना किधर होगा, कितना होगा, नीचे नीचे की तरफ कितना होगा, x ही होने वाला है। तो मैं देख सकता हूं कि भैया यहाँ पर ये x चला, ये x चला, तो इसका मतलब यहाँ पर इधर ये x एक्सटेंशन हुआ होगा। तो टोटल एक्सटेंशन इन द रस्सी अगर देखते हैं ब्लॉक के x चलने की वजह से वो हो चुका है x और x यानी कि 3x। अब ये आया कहां से होगा, रस्सी थोड़ी ना एक्सटेंड कर रही है, कौन कर रही है, स्प्रिंग एक्सटेंड कर रही है। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है x1
और इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है x2। तो टोटल एक्सटेंशन जो मिला है वो है x1 प्लस x2 और वो होना चाहिए 3x के बराबर। इज दैट क्लियर? अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं यहां पर, तो स्प्रिंग का कांस्टेंट था k1, एक्सटेंशन है x1, तो बताइए यहां पर जो फोर्स जनरेट कर रहा होगा वो कितना होगा? इस पॉइंट पर कितना फोर्स जनरेट हुआ होगा? वो होगा k1 इंटू x1। K1 X1। तो मैं देखता हूं कि इस पॉइंट रस्सी के सभी पॉइंट पर जो फोर्स जनरेट होना चाहिए वो होना चाहिए k1 इंटू x1। ऑल्सो दूसरा एक यहाँ पर स्प्रिंग है जिसमें एक्सटेंशन x2 रहा है, तो मैं अगर इस पॉइंट का FBD बनाता हूं तो ऊपर की तरफ तो लगा है k1 इंटू x1 और नीचे की तरफ लगा है k2 इंटू x2 और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हो चुका है k1 x1 इज इक्व टू k2 इंटू x2, k1 x1 इज इक्व टू k2 इंटू x2। और तीसरा यहाँ पर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो एक रस्सी तो यहाँ दिखी, दूसरी रस्सी यहाँ दिखी। रस्सी में इस पॉइंट पर क्या लिखूं बताओ? फोर्स अपनी मर्जी से बता दो कुछ भी। यहाँ पर ये जो फोर्स बना है ये ऊपर की तरफ, ये जो इसने बनाया होगा ना, कितना बनाया होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा ना सर? कितना होगा? K1 X1 का 2 टाइम्स। 2 टाइम्स k1 K1 x1। और एक और रस्सी यहाँ पर है, उसका कितना हो जाएगा बोलो? K2 X2। तो जो नेट फोर्स यहाँ लिखा जाएगा वो होगा F नेट, अगर लिखें तो दैट इज 2k1 x1 प्लस k2 x2। तो हमारे पास में देखना ये दो इक्वेशंस हैं और ये तीसरी इक्वेशन है। तो F नेट के लिए हम मास इंटू एक्सलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो मुझे पता है k1 x1 बराबर k2 x2 है, तो मैं इसको रिप्लेस करके सीधा लिख लेता हूँ 3 टाइम्स k2 x2। तो एक रिलेशनशिप ये बन चुका है। अब देखना कि भैया यहाँ तो हमारा x2 है, होना क्या चाहिए था? x होना चाहिए था। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से एक काम करो, x2 को x की टर्म्स में निकालो और सब्स्टिट्यूट कर दो, बस अपना काम खत्म हो जाएगा। इतने में समझ में आया क्या बोलो? हाँ सर। ओके, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज कि ये है ग्राउंड, ग्राउंड में स्प्रिंग इस तरह से जुड़ा हुआ है एंड ये है मास m, और यहाँ पर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा था कि बाबा म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने सेम ही रख दिया, ये रख दिया मैंने k और k। तो अभी दिया गया है, लिखें सवाल, बोथ द स्प्रिंग्स आर इन नेचुरल लेंथ, both the springs are in natural length, find the time period, find the time period for, find the time period for small horizontal acceleration, small horizontal acceleration, small horizontal acceleration of the block, small horizontal acceleration of the block। तो जरा सोचो क्या होना चाहिए? 2 पाई रूट फॉर 2m/3 के 2 पाई रूट 3m बाई 2m/3 के 2m बाई 3 के क्या किया रे बच्चा? भाई छोटा सा x मान लिया तो नेट फोर्स निकाल लिया। बिल्कुल सही, ठीक है।
बाकी लोग? चलें शुरू करें? हाँ सर, हो गया। देखो ओके, तो देखो क्या है कि जब कभी भी हमें टाइम पीरियड निकालना है तो एक ही काम करना आता है, क्या करें, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें। तो अभी ऑलरेडी गिवन है कि बाबा जो पार्टिकल था ये स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे होंगे, ऑलरेडी मीन पोजीशन पर ही होगा। तो मैंने मान लेते हैं कि हल्को सा यहाँ पर छोटा सा एकदम एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया। इट इज़ गिवन कि डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, और वो भी क्या है, एकदम हल्लू सा, एकदम छोटू सा। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर करवा दिया। तो अब मैं देखता हूँ कि बाबा ये अगर एक्स कंप्रेस हुआ तो इसका मतलब स्प्रिंग में यहाँ पर तो के इंटू एक्स का फोर्स जनरेट हो जाएगा, इसकी तो कोई डाउट नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि मुझे इस वाली स्प्रिंग की देखनी है, मुझे ये वाला स्प्रिंग देखना है। तो अब सोचो कि भैया ये वाले स्प्रिंग में क्या लेंथ में चेंजेस आने वाले हैं। x/2 x/2 कैसे? सर cos 60। तो अभी देखो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर आगे चला तो पहले ये वाला पॉइंट भी अब ये आगे जाएगा थोड़ा सा, तो ये आगे अगर गया तो पहले ये यहाँ पर था, पहले जो स्प्रिंग थी वो यहाँ थी, बाद में ये जो स्प्रिंग है वो यहाँ हो गई। तो स्प्रिंग में लेंथ जो हुआ है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, और एंगल को देखें तो दिस एंगल इज 60, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 60 है, ठीक है। और बताओ ये वाली लेंथ कितनी है? कौन सी है? ये ऑरेंज दिख रहा है क्या? हाँ, कितना होगा लेंथ? ये x होगा, x/2 x होगा रे बाबा। ये तो ब्लॉक का शिफ्ट हुआ है ना, ब्लॉक का ये जो पॉइंट था वो इधर शिफ्ट हो गया, वो x शिफ्ट हो गया, और इधर वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो अभी रुको, मैं रेड कलर अभी यूज़ करता हूँ, वाइट कर सकता हूँ क्या? वाइट कर सकता हूँ, ये लो मैं अब दिखाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से ये x की जो लंबाई है वो बहुत 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 छोटी है, तो आई कैन से कि x के दो कंपोनेंट कर दिए जाएं, ये हो जाएगा x cos 60, और ये जो x cos 60 है वही लंबाई बढ़ाने का काम कर रहा है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर। s cos 60 मतलब 1/2, यानी कि ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है वो है x/2 का। तो इस ब्लॉक पर अगर फोर्सेस देखें तो ये राइट में शिफ्ट हुआ था, तो इसका मतलब स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी k इंटू एक्स का, और यहाँ पर ये नीचे की तरफ ये एक्सटेंड हुआ है तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, और वो होगा k इंटू x/2 का फोर्स नीचे लगा है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्या ये वर्टिकल में मूव कर सकता है क्या? क्या ये नहीं। वर्टिकल में मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। इसका मतलब जो भी फोर्सेस होंगे वो हॉरिजॉन्टल ही होंगे। तो मेरे पास एक तो ये k इंटू एक्स आ चुका है, और दूसरा है k x/2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि cos 60। तो दिस इज इक्वल्स टू kx, और ये आ चुका है kx/4, ये आ चुका है नेट फोर्स यानी कि मास इंटू एक्सलेरेशन। तो दिस इज 5kx/4 इज मास इंटू एक्सलेरेशन, तो एक्सलेरेशन इज 5k/4m इंटू एक्स, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आ गया,
ये आ चुका है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई अपॉन ओमेगा। स्वप्निल यही बताता क्या तूने? नहीं सर, ना है ना, 5 नहीं तरीके था। ठीक है, डन है, अब तो आ गया सबको। हाँ सर, ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन। नीचे लो सर, हाँ जी, थोड़ा सा नीचे लो बोलो। ये लो, ऊपर हो गया वैसे तो ये। डन, आगे बढ़ें। एक मिनट से नीचे लो। चलते हैं। बोलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज कि यहाँ पर है एक स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग, तीसरी स्प्रिंग, और फिर साथ में मैंने कर दिया ये इधर मैंने m मास का ब्लॉक लगा दिया। ये कर दिया मैंने k, इसको k कर दिया, इसको k कर दिया, और इसको भी k कर दिया। तीनों स्प्रिंग का कांस्टेंट k ही है। टाइम पीरियड चले। पाई रूट ओवर बाई 3, तो इसका तो k इफेक्टिव ही निकाल लो सीधा ही। 2 पाई रूट ओवर 2m/3 की। हाँ, तो ये आ चुका है, दोनों सीरीज में है ये दोनों, तो ये आ जाएगा k और k/2। ये k/2 इस k के साथ पैरेलल में है, तो इफेक्टिवली कितना आ जाएगा 3k/2। तो एफ नेट अगर लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा 3k/2 इंटू एक्स। तो यहाँ से मास इंटू एक्सेलरेशन इज 3k/2 इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3k/2m इंटू एक्स, यानी कि a बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3k/2m, एंड हो गया अब अगला। तो टाइम पीरियड भी अपना बन जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर। ओके बच्चा, तो चलो अभी इतना ही रखते हैं। एसएचएम की शीट में आज शाम तक अपलोड करूँगा, और एसएचएम के आप सवाल कर लीजिए। एक्सरसाइज S1 के पहले 10 कर लीजिएगा, है ना, अगर अपलोड करता हूँ शाम तक तो, और नहीं करता हूँ तो फिर HCV का कर लेना शुरू कर देना, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय।